हम यूं बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब कि कोई भी हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी न किसी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बढ़िया सा म्यूजिक चल रहा होगा, बढ़िया पियानो वाना चल रहा होगा, कोई गिटार बजा रहा होगा उसमें, फिर कोई वोकल भी बजा रहा होगा, तो तुम्हें कई सारी चीजों का मिक्सअप सुनाई देता है और वो बनता है सॉन्ग। ये तुम्हारे स्पेस टाइम फैब्रिक है। अब इस स्पेस टाइम फैब्रिक में क्या हो रहा है? लहरें उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे ऐसे लहरें उत्पन्न हो रही हैं। ये जो 10 से 1000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है, वो ग्रेविटेशनल वेव से जो भी क्रिएट हो रही है वो इसको पढ़ सकता है। इट इज कैपेबल। सिमिलरली दूसरा, ऐसे न्यूट्रॉन स्टार अगर एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, उस सिचुएशन में भी हमारे रिपल्स क्रिएट होंगे और वो रिपल्स भी हम पढ़ सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। और आज का एक आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पहले से भी पढ़ा है उनको भी काफी ज्यादा इसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज होगा और उस टॉपिक को हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। इस पूरे सेशन की पीडीएफ आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनको लिख लेना, अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। एक फर्दर डेवलपमेंट के बेसिस पर आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट की, जो है लीला। अब ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली बिल्कुल सेम टू सेम वही एक्सपेरिमेंट है जिन भी स्टूडेंट्स ने लीगो के बारे में समझा होगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने लीसा के बारे में सुना होगा, वैसे ही एक और प्रोजेक्ट आ गया है लीला। तो ये इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स का एक फर्दर ग्रोथ है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, इसको भी आप अपने नोट्स में जरूर से मेंशन कर लेना। पॉइंट नंबर 2, कई बार हम लोग को डिसीजेस और पैथोजेंस, हम यूं बोलते हैं पैथोजेंस मतलब कि कोई भी हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी न किसी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ऐसे पैथोजेंस की बात करते हैं तो इन पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए अगर हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR है, उसने काफी बढ़िया कुछ स्टेप लिया हुआ है कि हम कैसे इसको प्री डायग्नोस कर सकते हैं। तो प्री डायग्नोसिस के बेसिस पर भी जरा हम लोग इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये दो आर्टिकल्स हमारे लिए इस बार में काफी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो खास तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग जरा जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने एक न्यूज आर्टिकल दिख रहा है द हिंदू से, जहां पर लिखा हुआ है साइंटिस्ट टर्न टू द मून टू कैच स्पेस टाइम्स फेंटेस्ट म्यूजिक। देखो, मैं तुम्हें ना सबसे पहले कुछ एक बैकग्राउंड देता हूं। ये बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से समझना। मान लो कि अगर आपके पास में एक ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। देखो, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है? मतलब कि आपके जो टेलीस्कोप हैं, टेलीस्कोप जो हैं वो कहां पर लगे हुए हैं भाई? वो ग्राउंड पर लगे हुए हैं। इसीलिए हम इसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो ग्राउंड पर लगे हैं। अब ये जब भी आसमान की तरफ देखते हैं, इनका मेजर काम क्या है? इनका मेजर काम है वो जो हमारे ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे हुए रहस्य हैं, राज हैं, उनको तुम जरा पढ़ो, समझो और फिर उस पर एक नई थ्योरी, एक नया साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ में क्रिएट करो, जिससे कि हम लोग इन मिस्ट्रीज, इन गुत्थियों को सुलझा सकें और हम अपने यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। अब इन सब चीजों के लिए जब भी हम ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आसमान में देख रहे हैं। अभी आसमान में देखने के लिए बेटा बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स पर काम करते हैं। जैसे कि कहीं पर विजिबल रेंज होता है, तो कहीं पर इंफ्रारेड रेंज होता है, तो कहीं पर गामा रेंज होता है, तो कहीं पर एक्सरे रेंज होता है। ऐसे अलग अलग तरीके से ये ग्राउंड बेसिस पर काम करते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब इन सभी चीजों से हम समझते हैं कि इनसे डिटेक्ट होता क्या है, इनसे क्या क्या डिटेक्ट होता है। हम बोलते हैं कि इन सभी रेंजेस में ये जो चीजों को पढ़ पाते हैं, इट इज सिमिलर टू अ सॉन्ग। देखो, जब भी आप कोई गाना सुनते हो तो उसमें देखते होगे ना, उसमें एक बीट्स भी आती है ना, एक बढ़िया सा म्यूजिक चल रहा होगा, बढ़िया पियानो वाना चल रहा होगा, कोई गिटार बजा रहा होगा उसमें, फिर कोई वोकल भी बजा रहा होगा, तो तुम्हें कई सारी चीजों का मिक्सअप सुनाई देता है और वो बनता है सॉन्ग। अब सिमिलरली यहां पर भी, अब यहां का सॉन्ग क्या होगा यार? यहां के बहुत सारे अलग अलग रेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जो कि ट्रैवल करते रहते हैं। जैसे कि मान लो ब्लैक होल के मर्ज होने से कुछ आउटपुट निकलता है। मान लेते हैं ऐसे ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ।
सुपरनोवा एक्सप्लोजन का मतलब है एक बड़े स्टार की डेथ हो गई और इसके वजह से वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इवेंट इन द यूनिवर्स हम बोल सकते हैं। कोई मान लेते हैं पल्सर है, पल्सर, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर्स आर द रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। ये क्या होते हैं? रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत लंबे से रेस को एमिट करते हैं, है ना। हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स रेडिएटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब ये जो रेडिएशंस हैं, ये कौन कौन से रेडिएशंस निकलते हैं? हम बोलते हैं यार इनसे एक्सरेज भी निकलते होंगे, इनसे गामा रेज भी निकलते होंगे, इनसे यूवी रेज भी निकलते होंगे और इनसे विजिबल रेंज भी निकलते होंगे। बड़े सारी चीजें यहां से निकल रही है। रेडिएशन का मतलब क्या है? सिमिलरली तुम्हारे कुछ न्यूट्रॉन स्टार होंगे, मान लेते हैं न्यूट्रॉन स्टार भी किसी न किसी चीज को एमिट कर रहे होंगे। और जो पहला ब्लैक होल के मर्ज करने से क्या हुआ होगा कि जो भी हमारा एक स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम फैब्रिक है, इस फैब्रिक पर रिपल्स क्रिएट हुए होंगे। इन रिपल्स को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स। तो हमारा गाना कैसे बन रहा है? हमारा गाना इन सभी वेव्स के इंटरमिक्सचर से बन रहा है। मतलब हमारा गाना जो है वो ये सब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। और जब भी हमारा टेलीस्कोप ऊपर ऐसे देखता है तो उसको सारी चीजें सुनाई देती हैं। अब इन गानों में से जो हमारे लिए आज का टॉपिक सबसे मुद्दा है, हम उनमें से एक बीट पकड़ना चाहते हैं सर, और वो बीट का नाम है बेटा ग्रेविटेशनल वेव्स। क्या है भाई? ग्रेविटेशनल वेव्स। मैं अगर तुम्हें एक बार दिखा पाऊं कि ये कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स काम करते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा एक वीडियो प्ले कर देता हूं जो कि तुमको भी काफी हद तक इस बात को समझा देगा। यहां पर मैं आता हूं, तुरंत के तुरंत मैं तुम्हें बस एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा जिससे कि तुम समझ पाओ कि तुम्हारे लिए ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है। यहां पर लिखते हैं व्हाट इफ वी कैन सी यहां पर हम लोग यहां पर जरा हम तुम्हें दिखाते हैं। यहां से जरा इस पूरे इवेंट को जरा तुम ऑब्जर्व करो। ये तुम्हारे सामने जो दिख रहा है ये और कुछ नहीं बल्कि दो ब्लैक होल्स हैं। और ये दो ब्लैक होल्स के मर्ज होने से देखो तुम्हारा पूरा गैलेक्सी किस हिसाब से तुम्हारे इस स्पेस टाइम फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करता है। अब ये जो रिपल्स क्रिएट हुए, ये जो मूवमेंट क्रिएट हुई, ये तुम अपने पीछे पीछे कुछ स्टार्स और गैलेक्सीज को देख रहे थे, ये तुम्हारे स्पेस टाइम फैब्रिक है। अब इस स्पेस टाइम फैब्रिक में क्या हो रहा है? लहरें उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे ऐसी लहरें उत्पन्न हो रही हैं। और इन लहरों को ही हम क्या बोलते हैं? दीज रिपल्स आर नोन एज व्हाट? दीज रिपल्स आर नोन एज द ग्रेविटेशनल वेव्स। और यही ग्रेविटेशनल वेव्स अगर तुम्हारे अर्थ के पास में आके मिलती हैं, देखना अगर ये स्पेस टाइम फैब्रिक यहां पर अगर पहुंचेगी तो देखो तुम्हारे अर्थ के साथ क्या हो रहा है। ये जो अर्थ है ये भी तुम्हारा फूलेगा पिचकेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वॉबलिंग ऑफ द अर्थ। तो ये बेसिकली जो पूरा फंडा तुमने देखा, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। यही है ग्रेविटेशनल वेव्स। नाउ यू नो कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होते हैं? दीज आर द ripples in the space time fabric। और इससे होता क्या है? अगर ये if it reaches अर्थ जो है वो क्या करेगा भाई? अर्थ स्टार्ट्स वॉबलिंग। अर्थ फूलेगा पिचकेगा, है ना। ये जो पूरा फिनोमेना है यही ग्रेविटेशनल वेव्स, और इन्हीं की स्टडी करने के लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इतनी मेहनत क्यों की है। तुम सोच रहे होगे कि सर अरे इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की? तो अर्थ फूलते पिचकते दिख रहा है। अरे इतना नहीं फूलता, ये एग्जैजरेशन है। हम मान के चलते हैं कि मान लो कि अगर ये तुम्हारा सुंदर प्यारा अर्थ और यहां पर कहीं मून है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है
इनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? ये है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। और हम बोलते हैं कि इसमें अर्थ जब वॉबल करता है तो कितना डिफरेंस आता है? हमने बोला भाई जब अर्थ वॉबल करता है तो उस केस में जो डायमीटर का जो डिफरेंस है या फिर डायमीटर चेंज हो रहा है वो होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली एटम का साइज या फिर एक प्रोटॉन के साइज का। अब तुम समझ सकते हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना पता करना, इसको रीड करना। मतलब ये इतना कम भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है। वैसे तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी दूर से ग्रेविटेशनल वेव आ रहा है। देखो इस बात की जो शुरुआती दौर है ना, ये एक पर्सन बहुत ही फेमस और हम सबके चहेते आइंस्टीन जो थे, उन्होंने इसको फॉर्मली, आइंस्टीन ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझा दिया था 1916 में। इन्होंने बोला कि भाई देखो ग्रेविटेशनल वेव नाम की कुछ चीज होती है, बट उस टाइम पर इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कहां पर? अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। लेकिन ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कई बार ये अपनी ही एक्सपेरिमेंट्स पर शक करने लगे। 1937 में तो इन्होंने भी यही बोल दिया कि यार लग रहा है कि मतलब एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगता है इसका नहीं है शायद। लेकिन हम लोगों ने बड़े अपने अथक प्रयास से हम लोगों ने लगभग 2015 में वी ऑब्जर्व्ड ग्रेविटेशनल वेव्स, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब भी हम बोल रहे हैं कि वी ऑब्जर्व्ड, वी का मतलब क्या है? वैसे तो पूरा जहां है, लेकिन यहां पर बात हो रही है एक ऑब्जर्वेटरी की, लीगो, जो कि प्लेस्ड है यूएसए के अंदर में। तो लीगो नाम से हमने एक प्रोजेक्ट रन कराया था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका बेसिक टास्क ही ये था कि हम ग्रेविटेशनल वेव्स को पढ़ेंगे। अब देखो ग्रेविटेशनल वेव्स अपने आप में एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज हमें पढ़ना क्यों है भाई? बिकॉज इट कंटेन्स द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम लोग जब भी पढ़ेंगे, इसके डेटास को लेके आएंगे, तब हम लोग अपने एंड ऑफ द यूनिवर्स तक भी पहुंच सकते हैं। कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये बना, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग बता सकते हैं अगर हमें ग्रेविटेशनल वेव्स मिल जाए तो। अब ऐसे सिचुएशन में हमारे पास में एक मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार इसका पूरा का पूरा जो शुरुआती दौर है ये कैसे दिखता है। तो देखो हम लोगों ने कई बार कई सारे प्रकार के एक्सपेरिमेंट जोन्स क्रिएट किए, जैसे कि अभी मैंने जो तुम्हें बताया ये है लीगो। लीगो का जो प्रोजेक्ट है तुम देख सकते हो, अगर ये पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है और ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर हर्ट्ज में काउंट हो रहा है, तो जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है, ये लीगो ऑब्जर्वेटरी कम से कम 10 से लेकर 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेविटेशनल वेव से प्रोड्यूस होती है तो फिर लीगो देख लेगा। अच्छा लीगो है क्या, सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं यार। लीगो हमारे लिए क्या है समझते हैं जरा पहले। लीगो ऑब्जर्वेटरी, लीगो है हमारे लिए लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी। हम करते क्या है इसमें कि हम ना दो परपेंडिकुलर सिलेंडर्स यहां पर 4-4 किलोमीटर के ग्राउंड पर बसा देते हैं, है ना। ग्राउंड पर बसा देते हैं इस प्रकार से बसा देते हैं कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, पहली बात तो। और हम क्या करते हैं कि इन परपेंडिकुलर वेव्स के थ्रू यहां पर एक ऑब्जर्वेटरी भी फिट कर देते हैं हम। अब यहां पर क्या होता है कि हम यहां से एक लेजर लाइट छोड़ते हैं और यहां से भी एक लेजर लाइट छोड़ते रहते हैं। इस तरीके से ये लेजर लाइट होता है कि यहां पर लगे हुए मिरर में ये दोनों के दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करें और ये किसी भी प्रकार से डिस्ट्रक्ट हो जाएं, जिससे कि इनसे किसी भी प्रकार का आउटपुट यहां पर इस डिटेक्टर पर ना मिले। लेकिन जब भी ये अर्थ वॉबल करेगा तो ये जो हमने लेंथ ली है भाई साहब, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ये हमने बोला 4 किलोमीटर है। सिमिलरली यहां से यहां तक की लेंथ भी 4 किलोमीटर है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस तो दिखाएगा ही। और यहां पर हम बोलते हैं कि इसके पास में ये एक्यूरेसी भी है कि ये कई बार
हमारे एटॉमिक साइज तक भी ये प्रेडिक्शंस कर सकता है, ये प्रेडिक्शंस कर सकता है। मतलब कि एटॉमिक साइज और इनफैक्ट कई बार तो प्रोटॉन साइज का चेंज भी होगा तो भी ये आराम से डिटेक्ट कर सकता है। मतलब ये जो 10 से 1000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेविटेशनल वेव से जो भी क्रिएट हो रही है वो इसको पढ़ सकता है, इट इज कैपेबल। तो LIGO ऐसे कई सारे जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एक हमारे पास में यूएसए में 2 LIGO हैं। इसके कुछ सिस्टर फैसिलिटीज भी हैं। सिस्टर फैसिलिटी जो है हम लोग देखते हैं जापान में, हम लोग देखते हैं जर्मनी में, हम लोग देखते हैं इटली में। और मजेदार बात यह है कि एक हमारे यहां पर ये एक LIGO इंडिया प्रोजेक्ट भी चल रहा है। LIGO इंडिया, ये LIGO इंडिया कहां बन रहा है भाई? ये बन रहा है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में 2023 में इसको अप्रूवल मिल गया था और हम मान रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो है वो है इसका 2030, ये भी बन जाएगा तब तक। लेकिन इन सभी जगहों पर ये जो भी तुमने LIGO के बारे में मैंने तो बताया, LIGO क्या चीज है यार? ये LIGO से सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या मिलेगा? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ग्रेविटेशनल वेव्स को कवर कर पाओगे। और इनफैक्ट जो सिस्टर फैसिलिटीज हैं इनके लिमिटेशंस हैं कि अगर 7 बिलियन लाइट ईयर से अगर दूर से कोई भी ग्रेविटेशनल वेव आएगा तो इनमें से कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा अगर इससे ज्यादा हुआ तो मतलब कि देयर आर सर्टेन गैप्स, जिन गैप्स को हम फिल करना चाहते हैं वहां की ग्रेविटेशनल वेव्स हमें नहीं समझ में आ रही हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, इसी के लिए एक बहुत ही शानदार यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक फटाफट से हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। मान लो कि ये हमारे लिए अर्थ है भाई, हमने बोला कोई बात नहीं, हम 4 किलोमीटर छोड़ देते हैं यार, हम ना कुछ सैटेलाइट्स लगा देते हैं। एक सैटेलाइट हम लगा देते हैं यहां पर, और यही ऐसे ही हम क्या करते हैं, ट्रायो ऑफ सैटेलाइट्स लगा देते हैं। एक यहां पर लगा देते हैं, एक यहां पर लगा देते हैं। तो इससे होगा क्या? हमने बोला कि भाई देखो इसमें ये जो सैटेलाइट्स हैं ये आपस में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी क्रिएट करेंगी। ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कुछ ऐसा बनेगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1 से 3 मिलियन किलोमीटर होगा, मिलियन किलोमीटर। और फिर ये भी ग्रेविटेशनल वेव्स को 1 से 3 मिलियन किलोमीटर, और यहां पर भी 1 से 3 मिलियन किलोमीटर, 1 से 3 मिलियन किलोमीटर। इतने डिस्टेंस पर अगर हम प्लेस कर दें और ये अर्थ के चारों तरफ रोटेट होते रहें तो इनसे भी बहुत शानदार हमें डेटा मिल सकता है। इसका नाम हमने दिया लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। और अगर हम इसकी कुछ खास बात बताएं तो इसको हम लोग बोलते हैं लीसा प्रोजेक्ट। लीसा प्रोजेक्ट, आप समझ लो कि LIGO जैसे ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, वैसे ही लीसा जो है वो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। लेकिन यहां पर अब लीसा के पास चूंकि 1 से 3 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए भाई साहब शानदार तरीके से बहुत खतरनाक ये आपके फ्रीक्वेंसीज को, ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी कर सकता है। लेकिन अभी भी हमें एक गैप का पता चला। यहां पर आपको फिर से अब वो फोटो दिखाता हूं। देखो LIGO जो है वो तो 10 से 1000 तक कर लेगा। सिमिलरली अगर हम लीसा मिशन की बात करते हैं तो ये स्पेस बेस्ड ग्राउंड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का मिक्सचर है। ये कर सकता है तुम्हारे लिए 0.1 से लेकर 0.0001 तक। इतनी फ्रीक्वेंसी को भी पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो ये कवर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास इसके बीच की फ्रीक्वेंसी जो थी, जो कि 10 से लेकर 0.1 मतलब 0.1 से लेकर 10 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी थी, अभी भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका हमें क्या मिला है? लीला। यह है मून बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर लीला। तो लीला के बारे में जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दो मोड है इसके। एक लीला पायनियर है, यहां पर आप देख सकते हो, एक बेसिक एक्सपेरिमेंटल है, और लीला होराइजन जो है वो थोड़ा सा और डिटेल्ड वर्जन है। यहां पर मैं देख सकते हो आप लोग कि लीला पायनियर जो है ना, वो क्या करेगा, 3 से 5 किलोमीटर का इंटरफेरोमीटर दिखाएगा, वही लेजर इंटरफेरोमीटर। और लीला होराइजन जो है ये 40 किलोमीटर का ट्रायंगुलर एरे बनाएगा। तो 3 से 5 किलोमीटर का हम पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे, और एक होराइजन जो होगा वो उससे भी बियॉन्ड होगा। तो ये मून की बात कवर कर लेगा। आप सोचो कि हमारे पास 10 से 1000 मेगाहर्ट्ज तक ये LIGO ऑब्जर्वेटरी कवर कर देंगे।
ये 0.1 से 10 हर्ट्ज तक ये मून बेस्ड ऑब्जर्वेटरी कवर कर देंगे। उसके बियॉन्ड 0.0001 हर्ट्ज तक का लीसा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्ट कर देंगे। व्हाट बियॉन्ड दैट, हाँ उसके बियॉन्ड भी है भाई साहब, जिसको हम लोग बोलते हैं डेका हर्ट्ज, है ना। हमें एक्चुअल में डेका हर्ट्ज तक भी पहुंचना है कुछ ना कुछ करके। तो अब इसके वजह से क्या होगा, यहां पर हम आर्टिकल तक अब वापस पहुंचते हैं। देखो यही है आपका लीला होराइजन, लीला होराइजन। अच्छा यहां पर बस तुम्हें एक बात मैं और बता देता हूं कि यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे ना, कहां गया भाई, हाँ ये जो पूरा का पूरा मिशन है ये भी 2030 तक जाने की बात हो रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं इवॉल्व्ड लीसा, लीसा या फिर ए लीसा, एलाइजा, एलिसा, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो ये पूरा प्रोजेक्ट, अभी तक हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में और जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। अब सोचो ये सारी चीजें बेटा जो भी मैंने तुम्हें बताई है वो सब के सब इन आर्टिकल्स पे भी लिखा हुआ है कि म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स हैं। यहां पर देखो भाई, इसके बाद सारी चीजें लिखी हुई हैं यहां पर कि लीगो ऑब्जर्वेटरी बना, लीगो ऑब्जर्वेटरी के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है। फिर यहां पर देखोगे तुम कॉस्मिक राग, कॉस्मिक राग मतलब लीगो डिटेक्टर्स बढ़िया से काम कर रहे थे। फिर अब यहां पर देखो जापान में हमने बताया है, फिर ये लेकिन 7 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही सीमित है। यहां पर हमें मिला लेजर इंटरफेरोमीटर, लूनर एंटीना। देखो लीला और लीसा दोनों में क्या अंतर है भाई, यहां पर देखो हमने अभी तक जब लीसा की बात की तो क्या था, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, और यहां पर जब हम लोग लीला की बात कर रहे हैं तो ये क्या है हमारे लिए, ये भी है लेजर इंटरफेरोमीटर लूनर एंटीना, लूनर एंटीना, लीला मतलब लीगो लीला लीसा ऐसा ही नाम है भाई, लीगो लीला लीसा या फिर लीगो लीला लीसा, बिल्कुल सही है। अब हमारा काफी हद तक एक स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये भी फ्यूचर प्रोजेक्ट में अब हमारे शामिल होने वाला है। लीला जो है ये भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ही, यहां पर हम इसको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें बोल रहा है कि देखो हम इसके मदद से हम देखो कई बार ग्रेविटेशनल वेव्स, लूनर ग्रेविटेशनल वेव एंटीना की बात करते हैं। ये बोल रहे कि देखो ये जो पूरी कहानी हम लोगों ने भी लीला की पढ़ी है, ये कोई आज की कहानी नहीं है। ये कहानी स्टार्ट हो जाती है अपोलो मिशन से ही। जब अपोलो मिशन गया था ना तो उसी टाइम पर वहां पर कुछ डिटेक्टर्स लगाए गए थे। इन डिटेक्टर्स ने क्या बोला, इन डिटेक्टर्स ने क्या काम किया, ये डिटेक्टर्स मान लेते हैं ये मून और ये अर्थ, ये मून तक रेस जाता और रेस वापस आता। इसके बेसिस पर इन लोगों ने टाइम कैलकुलेट करके मून और अर्थ के बीच का परफेक्ट डिस्टेंस मेजर कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि यार देखो जो ये अर्थ मून है, ये अर्थ मून का एक स्ट्रक्चर बन सकता है जिसके बीच में लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है। यहां पर हम लोग बड़े आराम से यहां पर भी ग्रेविटेशनल वेव्स देख सकते हैं। बस प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मून यहां अर्थ के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में घूमता है, तो कई बार ये डिस्टेंस जो है ये वेरी करेगा, और उसके वेरिएशंस को हम भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक मुद्दा ये भी आता है। फिर ग्रेविटेशनल वेव्स को हम यहां से भी पढ़ सकते हैं, जहां पर एक सैटेलाइट लगा दें हम अर्थ पर और एक स्पेसक्राफ्ट लगा दें हम मून पर, तो इन दोनों के बीच के भी डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करके हम अपना ग्रेविटेशनल वेव्स पकड़ सकते हैं। अब इसके बियॉन्ड बात हो रही है कि देखो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स है ना, इसके बियॉन्ड हम कैसे जा रहे हैं। इसके बियॉन्ड हम इस प्रकार से जा रहे हैं कि देखो जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं हम लोग को डेसी हर्ट्ज तक पहुंचना है ना। डेसी हर्ट्ज तक पहुंचने के लिए हमको ये बात पता होनी चाहिए कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है, मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो अपने आप में काफी खतरनाक काम कर रहा है। देखो डेसी हर्ट्ज जो हम बता रहे थे ना, दीज इंक्लूड्स जापानीज स्पेस बेस्ड डेसी हर्ट्ज इंटरफेरोमीटर, ये सारी चीजें तो है ही अपने पास में, लेकिन अगर हमें और भी खतरनाक और भी माइन्यूट स्पेक्ट्रम्स में अगर हम लोग को पढ़ना है ग्रेविटेशनल वेव्स, तो इसके लिए एक सबसे शानदार, मतलब अगर तुम यहां वाले पर बात करना चाहते हो तो यहां पर एक बहुत ही शानदार है पल्सर। पल्सर क्या होते हैं भाई, अभी हमने बताया कि बहुत तेजी से नाचता हुआ न्यूट्रॉन स्टार जो कि लाइट एमिट करता है। ये जो लाइट एमिट करता है तो मतलब पल्सर और अर्थ, इनके बीच में भाई साहब और भी ज्यादा डिस्टेंस। हम बोल रहे हैं कि उन पल्सर और अर्थ के बेसिस पर भी जो पल्सर बार बार निकल रहा है, अर्थ रिसीव कर रहा है, उसको भी हम एज ए ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्व, ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के काम में ला सकते हैं। उससे हम लोग इस पूरे दुनिया के, इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा छोटे ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट कर पाएंगे, ऐसा भी इस आर्टिकल का कहना है। तो टोटल हमसे बात की जाए तो हम ये
4 मेथड्स पढ़ सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को पढ़ने का। एक तो LIGO वगैरह तो है ही है, दूसरा लीला, फिर लीसा, और फिर उसके बाद में पल्सर और अर्थ वाला, पल्सर टाइमिंग एरे हम इसको बोलते हैं। और इस पर भी ऑलरेडी काम हो रहा है। नैनोग्रेव, एप्टा और इप्टा, ये 2-3 हैं कंपनीज जो कि इस मोड पर भी काम कर रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेविटेशनल वेव्स को सुन पाएंगे और यूनिवर्स को वो कहानी सुना पाएंगे जो कि शायद अभी तक किसी को भी पता नहीं है। उन मिस्ट्रीज को हम उजागर कर पाएंगे जहां से ये ग्रेविटेशनल वेव्स निकलते हैं। एक चीज बस मैं तुम्हें और बता देता हूं कि ग्रेविटेशनल वेव्स निकलते कैसे हैं। तो एक तो एक्सपेरिमेंट हमने वीडियो में ही देख लिया कि जब 2 ब्लैक होल आपस में मर्ज कर जाएं तो उस केस में पूरे स्पेस टाइम में फैब्रिक की तरह क्रिएट होता है। सिमिलरली दूसरा, ऐसे न्यूट्रॉन स्टार अगर एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमने लगेंगे, उस सिचुएशन में भी हमारे रिपल्स क्रिएट होंगे और वो रिपल्स भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल जो था हमारे लिए बड़ा ही डिटेल्ड और बड़ा ही मजेदार आर्टिकल लगा मुझे कि बहुत डिटेल में इसने ग्रेविटेशनल वेव्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के बाद या फिर ग्रेविटेशनल वेव्स को हम कैसे पढ़ेंगे उसको समझने के बाद एक आर्टिकल हमारे पास में और है जो कि बोलता है व्हाई इज एनवायरमेंटल सर्वेलांस इंपॉर्टेंट। ये छोटा सा एक आर्टिकल है हमारे लिए। बस इसमें देखो दो तीन बातें ही की गई हैं। बस इस पहली बात का कहना है कि देखो भाई, जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब ना हम लोग बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं बाई अप्लाइंग और बाई कलेक्टिंग सैंपल्स। सैंपल्स कहां से? कोई भी गंदा नाली से तुम सैंपल ले लो, लोगों के फीकल सैंपल्स ले लो, जो वेस्ट है मतलब एक्सक्रीटा है उसका सैंपल लेके तुम बड़े आसानी से उन पर पोटेंशियल डिसीज कौन सी है, वो पोटेंशियल डिसीज आउटब्रेक कौन सा हो सकता है, वो सब ले सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि तुम रेलवे स्टेशन, एरोप्लेन्स के टॉयलेट्स, इन सब जगहों से वो फीकल सैंपल लो और हमारे बॉडी में कौन कौन से ऐसे खतरनाक से डिसीजेस धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं उसको तुम बहुत अच्छे तरीके से पकड़ सकते हो। जैसे कि पैरासाइटिक वॉर्म है, तो पैरासाइटिक वॉर्म, राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, ये सब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि बड़े आसानी से एक्सक्रीटा में मिल जाती हैं। तो उनसे हम लोग कई सारी चीजें समझ सकते हैं। फिर देखो बहुत बार सॉइल सैंपल्स ले लो, जिस जगह पर आपको ये आउटब्रेक दिखे किसी डिसीज का और होने की संभावना है कि भाई साहब और खतरनाक फैलेगा, तो उस सिचुएशन में भी आप इसको देख सकते हो। तो कुल मिला जुला के यहां पर बोला गया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल केस डिटेक्शन। क्लिनिकल केस डिटेक्शन, CCD। ये जो CCD है, क्लिनिकल केस डिटेक्शन है, ये बेसिकली हमें इस बात पर इशारा देगा कि भाई देखो तुम्हारे जो ये सिम्टम्स हैं ये कितने तेजी से ग्रो कर रहे हैं, कितना माइल्ड है, कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीजें बता देगा। अब यहां पर वही बोल रहा है कि देखो ऐसे अलग अलग लेवल्स ऑफ पैथोजेंस होते हैं जो कि वेस्ट वाटर में कितने समय तक रहते हैं। तो यहां पर हमारे लिए बहुत शानदार अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। लोगों के लिए कुछ भी चीज अगर प्रॉब्लमेटिक होने वाली होगी तो पता चल जाएगा। और ये कोई बहुत नई बात नहीं है भाई साहब, इस चीज को ऑलरेडी पिछले 40 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है टू ट्रैक सेवरल डिसीजेस जैसे कि मिजल्स, कॉलेरा, पोलियो, ऐसे प्रॉब्लम्स को तो हम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। और इन सब के खिलाफ में हम लोग कई सारे मिशंस, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स ये सब रन करते हैं। सेम टू सेम हमने कोविड-19 सिचुएशन में भी किया था। सेम ऐसे ही अभी हाल फिलहाल में ये सारा न्यूज इसलिए है क्योंकि अभी फिलहाल में जो हमारा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने 10 वायरस को अभी के अभी छांटा है, जिसको कि 50 शहरों में सर्विलांस के लिए वेस्ट वाटर के अंदर में उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि कितना आउटब्रेक है, कितना फ्रीक्वेंट इनको हम पा सकते हैं इन वेस्ट वाटर में, जिससे कि हम उन सभी 50 सिटीज में इसके आउटब्रेक को हम लोग समझ सके और पहले ही अर्ली वार्निंग के तौर पर इस पे हम लोग प्रॉपर इंप्लीमेंट, मतलब प्रॉपर सोल्यूशन लेके इसको खत्म कर सके। तो यहां पर हम लोग बजाय इसके कि प्रोजेक्ट ड्रिवन अप्रोच चलाएं, हम लोग को प्रोग्रामेटिक अप्रोचेस लगाने चाहिए। दोनों में अंतर क्या है? प्रोग्रामेटिक अप्रोचेस का मतलब यह है कि जहां पर हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि जब आउटब्रेक हो गया फिर हम लोग बोल रहे हैं, फिर हम लोग टूट रहे हैं, फिर वैक्सीन बना रहे हैं, फिर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी से जागरूक कर दो ना, बता दो लोगों में कि इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, आगे 5 सालों में इतने लोग इफेक्ट हो जाएंगे, भैया इससे बेहतर है कि तुम ये वाला वैक्सीन लगवा लो, अभी स्वस्थ हो, वैक्सीन लगवा लो, आगे चल के सही रहोगे। तो इस तरीके के हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी इन्वायरमेंटल सर्विलांस से हम लोग रूटीन डिसीज सर्विलांस कर सकते हैं। और जो भी हमारा एक नेशनल वेस्ट वाटर सर्विलांस सिस्टम है, इसको भी डेवलप करना हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक स्कीम ही डेवलप हो जाए जिसमें नेशनल वेस्ट वाटर सर्विलांस हमारा एक रेगुलर प्रोसेस ही बन जाए, ऐसा भी इस आर्टिकल का कहना है। और यहाँ पर कुछ नए मेथोडोलॉजीज भी आ रहे हैं, जैसे कि एक बहुत ही शानदार एक मेथोडोलॉजी है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, ऑडियो सैंपल्स।
हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं कि लोग मार्केट में निकलने के बाद जैसे खांसते हैं, उनके खांसने की आवाज को हम लोग तगड़े तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन रिकॉर्डिंग्स के बेसिस पर हम लोग पूरा का पूरा एक मशीन बना सकते हैं कि किसको कितनी गंभीर खांसी है और इसका इलाज कैसे हो सकता है, जैसे टीबी का इलाज और वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें भी कुछ नई मेथड्स के तौर पर हम लोग अपने ट्रीटमेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है भाई साहब। आज के इस आर्टिकल में इतना ही हमारे लिए था और आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा बात आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया है। इस लेक्चर को हम यहीं पर विराम देंगे। आशा करते हैं कि दोनों आर्टिकल्स आपके लिए बेहद जरूरी और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट। वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।